विपक्षी एकता देखने को मिल रही है। क्या इस बार के परिणाम कुछ बदलेंगे, क्योंकि इस बार लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया की है। इस बार की लड़ाई जो है वो विकास वर्सेस विपक्षी पार्टियों की है। केंद्र में कहते हैं कि 9 साल बेमिसाल है, एमसीडी में कैसे रहे पिछले 9 साल? 8 महीना होने जा रहा है, कहीं भी कुछ भी नहीं हो पाया। जब बेंगलोर में मीटिंग हुई तो उसमें केजरीवाल जी आए, अब कांग्रेस का साथ भी मिल चुका है। क्या लगता है इससे मजबूती मिलेगी? क्या कुछ बदलाव होंगे? जिन्होंने अभी समर्थन दिया है, क्या वो जब सत्ता में थे तो क्या दिल्ली को वो अधिकार मिला था? वो पहले जवाब दें, फिर समर्थन दें। आने वाले समय में आप यहाँ की जनता को क्या क्या सौगातें देने वाले हैं? अपने क्षेत्र की हर एक समस्याएं, अपनी समस्याएं समझ करके उसका समाधान में ढूंढ कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन। 2024 का लोकसभा चुनाव, या यूं कहें 2024 का महासंग्राम, जिसको लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों पर अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। जिस तरीके से विपक्षी एकता एक तरफ देखने को मिल रही है, वहीं एनडीए में लगभग 38 दल शामिल हो चुके हैं और आगे कुछ और दल शामिल होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इन्हीं सभी राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ संगम विहार से पार्षद चंदन जी मौजूद हैं। चंदन जी, नेशन लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि 2024 में जिस तरीके से विपक्षी एकता देखने को मिल रही है, क्या इस बार के परिणाम कुछ बदलेंगे, क्योंकि इस बार लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया की है? देखिए, इस बार की लड़ाई जो है वो विकास वर्सेस विपक्षी पार्टियों की है। देश में विकास हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश परम वैभव तक पहुंच रहा है। पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे वो जीडीपी को ले लीजिए या क्षेत्र में विकास को ले लीजिए, परिवहन के विकास में ले लीजिए या किसी भी मंत्री का ही ले लीजिए, कहीं भी आपको घोटाले का 1% भी नज़र नहीं आएगा। और ये जितनी विपक्षी एकता ये जो बननी जा रही है, ये आपको भी पता है, घोटालों का एक संगठन है, घोटालों का एक गठबंधन है, घोटालेबाजों का एक सरगना है। इतिहास देख लीजिए इन लोगों का, चाहे वो लालू जी का देखिए चारा घोटाला, अखिलेश जी का देख लीजिए, शरद पवार जी का देख लीजिए, जितने भी है, कांग्रेस का तो आपके छुपा हुआ है नहीं। उसी घोटाले की वजह से इनकी सरकार गई थी। अब इनकी सरकार आने वाली है नहीं। चाहे वो कितना भी गठबंधन ये कर लें, इनकी सरकार नहीं आ सकती। आपने घोटालेबाजों की बात करी, जिस तरीके से अभी उन पर बीजेपी सरकार पर एक और आरोप लगाते हैं कि कोई भी बीजेपी ज्वाइन कर ले तो साफ सुथरा हो जाता है। कोई भी, जैसे देखिए, बीजेपी ज्वाइन करने से साफ सुथरा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अपने पापों का यदि पश्चाताप करना चाहता है और हमारी विचारधारा से जुड़ना चाहता है और विकास में एक गति देने के लिए हमारे साथ आ सकता है, तो हमारा स्वागत, हमारे पास उसका स्वागत है। चंदन जी, केंद्र में कहते हैं कि 9 साल बेमिसाल है, एमसीडी में कैसे रहे पिछले 9 साल? देखिए, एमसीडी में भी बेमिसाल है, घोटाला आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन एमसीडी आपको भी पता है किसके अधीन चलता है। ये दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन चलता है। बगैर पैसे पर तो आप घर के बाहर भी कदम नहीं रख पाएंगे। वो घर से बाहर निकलते हैं, पैसे खर्च होते हैं, चाहे ऑटो लीजिए, कहीं भी लीजिए, हर चीज़ में पैसे का योगदान है। 13,000 करोड़ एमसीडी ने 2013 से अभी तक केजरीवाल सरकार ने एमसीडी को फंड नहीं दिया है। अभी भी इन्होंने कहा कि एमसीडी में यदि हम सरकार में आएंगे तो हम फंड देंगे, विकास करेंगे, कूड़े का पहाड़ ख़त्म करेंगे, और 8 महीना होने जा रहा है, कहीं भी कुछ भी नहीं हो पाया। ना आज तक स्टैंडिंग कमेटी हमारा बनने दिया जा रहा है, कोई भी विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है, ना हम लोगों को फंड दिया जा रहा है, ना विकास कार्य करने दिया जा रहा है। आपने अभी कूड़े के पहाड़ का जिक्र किया। इस बार जो एमसीडी का चुनाव था, उसमें एक तरीके से सबसे मेन मुद्दा कूड़े का पहाड़ ही बनाया गया था। उनका आरोप था कि 20 साल में बीजेपी ने दिल्ली कूड़ा कूड़ा कर दी। लेकिन हाल ही में एक घटना जो देखने को मिली कि गाज़ियाबाद में 9 डंपर पकड़े गए। गाज़ीपुर लैंडफिल साइट से कूड़ा शिफ्ट किया जा रहा था गाज़ीपुर में। क्या दिल्ली का कूड़ा इसी तरीके से शिफ्ट किया जाएगा? देखिए,
ये जुमलेबाजों की सरकार जो दिल्ली पर काबिज है, वो एमसीडी पर भी झूठ बोलकर काबिज तो हो गई, लेकिन इनके पास कोई प्लान नहीं है। ये कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का प्लान यदि किसी के पास है तो भाजपा के पास ही है। एलजी ने केंद्र सरकार से आग्रह करके, हमारे सांसदों ने सभी लैंडफिल साइडों पर मशीन लगा करके कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का प्रयास किया है। इन्होंने एक जो जुमलेबाजी कही चुनाव में लिया कि हम कूड़ा खत्म करेंगे, कूड़े का पहाड़ है, बीजेपी ने ये कर दिया। यदि घरों का कूड़ा हम बाहर निकाल कर एक लैंड फिलिंग साइट पर नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? मशीनरी सिस्टम की दिक्कत है, एमसीडी के पास पैसा नहीं है जो मशीन खरीदे, जो जिसका रिसाइकिल करके हम तुरंत उसको डिस्पोज ऑफ करें। तो ये कूड़े का पहाड़ खड़ा तो हो गया था, लेकिन उसको खत्म करने का भी प्रयास बीजेपी ने ही किया है और बीजेपी ही कर पाएगी। इन अराजक तत्वों के द्वारा, इनके सरकार के द्वारा नहीं संभव है। दिल्ली में जब बात आती है महिला सुरक्षा की, जब बात आती है मंदिर टूटने की, जब बात आती है दिल्ली में पानी के घुस जाने की, आम आदमी सीधा आरोप एलजी साहब पर लगा देती है। देखिए, केजरीवाल यदि छोटा सा कोई काम कर देता है तो उसको कहता है बधाई हो दिल्ली, बधाई हो। आज देखिए पूरे दिल्ली में रोड खुदा हुआ है सीवर के नाम पर, और कोई सीवर नहीं है। हमारे इलाके में भी सीवर डल रहा है, घनी आबादी होने के बावजूद भी 1 फीट का पाइप डल रहा है, जो कि संभव ही नहीं है सक्सेस हो सके वो सीवर लाइन। हर दूसरे दिन ब्लॉक होगा। इस इलाके में बाकी जो दूसरे वार्ड हैं जहां सीवर डल चुका है और बिल्कुल कनेक्शन हो चुका है, वहां की स्थिति आपको बहुत ही दयनीय नजर आएगी। चाहे वो खानपुर वार्ड हो, देवली वार्ड हो, चाहे हमारे देवली विधानसभा में भी और वार्ड हैं, तिगड़ी और दक्षिणपुरी, वहां भी देखिए सीवर की क्या स्थिति है। तो इनका काम सिर्फ बहला फुसला करके सत्ता में आने का है और कोई भी काम नहीं है। ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, कोई विकास का काम नहीं करते। देश की राजधानी में अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सड़कों पर पानी आ गया। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर था। क्या लगता है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं, देश में क्या, देश ही नहीं दुनिया में क्या इफेक्ट पड़ा होगा इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं हमारी दिल्ली और हमारा देश शर्मसार हुआ है इस घटना से, और इसका सबसे बड़ा कारक यदि कोई है तो वो केजरीवाल है। फ्लड डिपार्टमेंट का जो फंड है वो करोड़ों का है, और करोड़ों इन्होंने खर्च कर दिया विगत साल में, नाला साफ करवाने के नाम पर, नाला रिपेयरिंग करवाने पर नाम पर, नाला बनाने के नाम पर, उस पर स्लैब डालने के नाम पर, लेकिन कहीं भी ऑन ग्राउंड नहीं है, सब कागजों में है। कोई भी नाला साफ नहीं हुआ, ना सीवर साफ हुआ है। सिल्ट यदि नाले से नहीं निकलेगा तो पानी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यमुना से सिल्ट नहीं निकलेगा तो पानी का ओवरफ्लो तो क्षेत्र में ही जाएगा। वो कहाँ जाएगा? यमुना की गहराई है नहीं। यमुना की सफाई के नाम पर केंद्र इतना सारे 7,000 करोड़ रुपया दिए है, वो कहाँ गया पैसा? वो इनका जो है केजरीवाल सरकार का विज्ञापन में पैसा जाता है, अपने ऐड में पैसा जाता है, बधाई हो दिल्ली, और पूरे देश में चुनाव लड़ने में पैसा जा रहा है। एक अध्यादेश को लेकर काफ़ी लड़ाई चल रही है दिल्ली के अंदर। अभी पटना में जब मीटिंग हुई थी तो मीटिंग में शामिल होने जो एक विपक्षी एकता देखने को मिली थी, केजरीवाल भी पहुंचे थे वहां पर, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए थे। अंदर की बात थी कि तुझ तनातनी हुई है कि अध्यादेश को लेकर सहमति नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब बेंगलोर में मीटिंग हुई तो उसमें केजरीवाल जी आए। अब कांग्रेस का साथ भी मिल चुका है। क्या लगता है इससे मजबूती मिलेगी? क्या कुछ बदलाव होंगे? देखिए, जिस कांग्रेस का साथ लेना ये चाह रहे हैं उस कांग्रेस ने भी सत्ता देखा है। 70 साल में उन्होंने क्या दिल्ली को ये अधिकार दिया था क्या? मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाह रहा हूं, जिन्होंने अभी समर्थन दिया है, क्या वो जब सत्ता में थे तो क्या दिल्ली को वो अधिकार मिला था? वो पहले जवाब दें, फिर समर्थन दें। रही बात अध्यादेश की, कोई अध्यादेश विफल नहीं होगा। हमारा अध्यादेश पास होगा तो होगा, और जिस तरीके से केजरीवाल जी दिल्ली को बर्बाद करना चाह रहे हैं, हमारी भारत सरकार और एलजी बर्बाद नहीं होने देगी। क्योंकि ये जो है, ये केंद्र शासित प्रदेश ही नहीं है, देश की राजधानी है। पूरे विश्व के लोग यहाँ रहते हैं, एम्बेसियां हैं। यदि केजरीवाल जी को ये सब चीज़ें दे दी जाए तो बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। 3 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद, ऑर्डर के आने के बाद 3 दिन में इन्होंने इतना तहलका मचाया, सभी ब्यूरोक्रेट्स को धमकाने का काम किया है, डराने का काम किया है कि अब मैं तुझे बता दूंगा यदि फाइल पर साइन नहीं होगा।
तो ये अध्यादेश तो आ चुका है, पास होगा ही, इसमें केजरीवाल और विपक्षी दलों की कुछ नहीं चलने वाली है। चंदन जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि यूसीसी को लेकर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से एक तबका कहता है कि सिर्फ इसमें एक तबके को ही टारगेट किया जा रहा है। देखिए, एक तबके को कैसे टारगेट किया जा रहा है? यूसीसी आएगा तो क्या ये सिर्फ हिंदुओं के फायदे के लिए है या मुस्लिमों के भी फायदे के लिए है? आप ये बताइए ना, मुसलमान का कहाँ नुकसान है? एक भी पॉइंट बता दीजिए यूसीसी से मुसलमानों का नुकसान है, तभी तो आप आरोप लगा सकते हैं। सभी देश के नागरिक एक समान तरीके से रहें, एक कानून हो, एक प्रधान हो, एक सब कुछ व्यवस्था हो, तो उसके लिए कहाँ मुस्लिम को दिक्कत है? आप ये बताइए। चाहे वो 3 तलाक आया तो मुस्लिम महिलाएं खुश हैं। हर चीज़ से, जितने भी कानून हमारे मोदी जी के नेतृत्व में अमेंडमेंट हुआ है, सब चीज़ से देश खुश है, उसमें कहाँ कोई परेशानी आई? यूसीसी भी आएगी और पूरे देश का भला होगा। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा आपसे। आप संगम बिहार से हैं पार्षद, संगम बिहार की जनता ने आपको अपार प्यार दिया है। आने वाले समय में आप यहाँ की जनता को क्या क्या सौगातें देने वाले हैं? देखिए, संगम बिहार की जनता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मैंने वहाँ से चुनाव लड़ने का मन बनाया और मेरा मकसद यही था कि जहाँ पर बुनियादी सुविधाएं ना हो, जो हमारी पार्टी का भी संकल्प है, नारा है अंत्योदय का, कि अंतिम पंक्ति पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है सबसे पहले उसका उत्थान हो, तो संगम बिहार भी दिल्ली के अंतिम छोर पर और सबसे दयनीय स्थिति वाला क्षेत्र है, जहाँ पर कोई भी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। न पानी की सुविधा है, न स्कूल है, न रोड है, न कोई सुलभ शौचालय टाइप का कोई सार्वजनिक शौचालय है, न कूड़ादान है, न कोई कॉलेज है। इन सब बुनियादी सुविधाओं से मैं परिपूर्ण करना चाहूँगा अपने क्षेत्र को। मैं कटिबद्ध हूँ उस चीज़ के लिए। सबसे बड़ी जो बुनियादी सुविधाएं जो चाहिए संगम बिहार की जनता को, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो है पानी की समस्या। पानी की समस्या से हमारा संगम बिहार बहुत ही जूझ रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। आज की स्थिति देखेंगे तो खरीद कर भी पानी नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को। इतनी दयनीय स्थिति, 3-3 महीने का पानी इकट्ठा करके लोग रखते हैं, जिससे उसको प्यूरिफाई करके पानी पीते हैं, फिल्टर करके पानी पिया जाता है। तो ये स्थिति यदि कोई बनाने वाला है तो वो केजरीवाल, जो असामाजिक तत्व, अराजक तत्व सत्ता में बैठा हुआ है, ये अर्बन नक्सलाइट की सरकार है। ये कोई आम इंसान की सरकार नहीं है। ये जनता के हितों की बात नहीं कर रहा है, जनता का खून चूसने करके सत्ता पर काबिज है। आपने पानी की समस्या बताई, ये सारी समस्याएं गिने, क्या आपने कभी मेयर से इस चीज़ के बारे में बोला कि ये समस्याएं हैं? देखिए, मेयर तो हाउस में बोलने ही नहीं देती है, तो समस्या हम क्या बताएं। लेकिन इन्हीं के अधिकारियों से लड़ के, झगड़ के, हंगामा करके, प्रदर्शन करके मैंने विगत 10 सालों में पानी पिलाने का काम किया है। भरपूर रूप से नहीं, लेकिन सभी घरों में चरणामृत के रूप में ही सही, लेकिन पानी पहुंचाने का काम किया है। आज भी अब जब आए हैं, उससे जस्ट पहले मेरी जो बात हो रही थी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल बोर्ड से ही बात हो रही थी कि आज कितने टैंकर आपने भेजा है मेरे क्षेत्र में, उसका जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा जो भी अर्जेंट था, लोगों को पहुंचना जरूरी था, जो आपने भेजा था, उन लोगों को हमने भेज दिया है, बाकी अभी दूसरे शिफ्ट में हम भेज देंगे। तो इस तरीके से हमने काम किया है। अपने क्षेत्र की हर एक समस्याएं, अपनी समस्याएं समझ करके उसका समाधान मैं ढूंढ कर करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे संगम बिहार से निगम पार्षद चंदन जी, जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की और यहाँ के क्षेत्रीय समस्याएं जानने की कोशिश की। जिस तरीके से बताया कि कई रोड़े बीच में आते हैं, लेकिन वो अपने स्तर पर हर तरीके से जनता तक पहुंचते हैं और उनका सुझाव निकालते हैं, उनकी कई सारी समस्याओं का हल निकालते हैं। और जिस तरीके से पानी की समस्या बताई कि जिस तरीके से लोग यहाँ पानी को तरस जाते थे, लेकिन अपने स्तर पर पूरी कटिबद्धता के साथ जनता के साथ लगे हैं। और साथ ही साथ हमने इनसे 2024 के आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में जानने की कोशिश की और लगातार हम आपको नई कवरेज दिखाते रहेंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।